फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर विजय अग्रवाल और आज के हमारे इस वीडियो लेक्चर का विषय है महासागरीय जल की लवणता, जिसे हम इंग्लिश में कहेंगे सैलिनिटी ऑफ ओशन वाटर। फ्रेंड्स, इससे पहले आप महासागर और महासागरीय जल के बारे में कुछ लेक्चर्स सुन चुके हैं और डेफिनेटली आपके दिमाग में महासागरीय जल के चरित्र के बारे में कुछ न कुछ धारणा तो बन गई होगी। यहाँ मैं जिस धारणा शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूँ उसके कहने का अर्थ है कि एक समझ विकसित हो गई होगी कि महासागरीय जल इस तरीके से होते हैं, यहाँ हैं, इनका तापमान इस तरीके से होता है, दाब पर इस तरह से प्रभाव पड़ता है। ये बातें कहीं न कहीं आपके दिमाग में बहुत अच्छे तरीके से बैठ गई होंगी। इस वीडियो में फ्रेंड्स स्पेशली हम उसकी लवणता के बारे में बात करेंगे, सैलिनिटी के बारे में बात करेंगे। यदि मैं यह कहूँ कि आप सब का अनुभव महासागरीय जल के बारे में होगा तो शायद मैं बिल्कुल गलत नहीं कह रहा हूँगा। याद रखिए, मैं यहाँ समुद्र के पानी के बारे में कह रहा हूँ, समुद्र के जल के बारे में कह रहा हूँ, दूसरे किसी अन्य स्वरूप के जल के बारे में नहीं। अन्य स्वरूप के जल के बारे में कहने का मतलब है फ्रेंड, जैसे झील, बहुत बड़ी झील है, उसके पानी के बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं। हम तालाब और कुएं के पानी के बारे में बात नहीं कर रहे हैं। इसका एक बहुत स्पष्ट कारण है। कारण यह कि जब आप झील के पानी को चखेंगे तो आपको अच्छा लग सकता है, झील का पानी आप पी सकते हैं। तालाब के पानी के साथ भी ऐसी ही बात है। हम ठीक है, तालाब का पानी सीधे सीधे उस तरीके से नहीं पीते हैं, लेकिन फिर भी अगर आप तालाब का पानी पिएंगे तो आपको उसमें खारापन महसूस नहीं होगा। कुएं की तो खैर बात ही अलग है, इसमें तो पूरी तरह से अंडरग्राउंड वाटर होता है, जो एक तरह से फिल्टर्ड वाटर होता है, तो ये तो सीधे सीधे पीने के लायक ही होता है। और ट्यूबवेल से जो पानी निकलता है वो भी सीधे पीने के लायक होता है। लेकिन क्या समुद्र के पानी के साथ सीधे सीधे ऐसा है? निश्चित तौर पर आपने कभी न कभी समुद्र में गोता लगाया ही होगा और आप देखिए, जरा सा भी समुद्र के पानी को आप चखिए, थोड़ा सा भी अगर आप पानी को जीभ पर रखेंगे तो आप देखेंगे कि आपको खारेपन का एहसास होगा। खारेपन का एहसास क्या होगा? खारा ही पानी लगेगा। हाँ, यह बात अलग है कि किसी समुद्र का पानी ज़्यादा खारा है, किसी समुद्र का पानी कम खारा है, लेकिन यह निश्चित है कि समुद्र के पानी में खारापन होता ही है। इसलिए लिटरेचर में कुछ कवियों ने ये कहा भी है कि समुद्र बन गए तो क्या हुआ, क्योंकि समुद्र का पानी पीने लायक तो होता नहीं है। तो ठीक इसी तरह से तुम बहुत बड़े बन गए हो तो ठीक है, बड़े बने रहो, हो तो किसी काम के नहीं। लोग ये मान करके चलते हैं कि चूंकि समुद्र का पानी खारा है तो वह किसी काम का नहीं है, जबकि वो गलत समझते हैं। वो आधे अधूरे सत्य की बात कर रहे हैं। अगर पानी का एकमात्र काम प्यास बुझाना है तब तो वो ठीक कह रहे हैं, सीधे सीधे, वो भी डायरेक्ट। और अगर पानी के दूसरे बहुत से काम हैं तो वो सही नहीं कह रहे हैं। मित्रों, आप जानते हैं कि जो हमारी धरती पर जो वर्षा होती है, जो पानी गिरता है और यही पानी अंडरग्राउंड में जाकर के पीने के लायक बनता है, या यही वर्षा का जल हमारे कृषि के काम में आता है, इसी वर्षा के जल से पूरी की पूरी धरती की वनस्पतियां खड़ी हैं। ये वर्षा होती ही है समुद्र जलों के कारण है, समुद्र के पानी से। अंडरग्राउंड वाटर वाष्पीकृत नहीं होता है, समुद्र का पानी वाष्पीकृत होता है। समुद्र का पानी ऊपर वाष्पीकृत होता है, वहाँ जाकर के उसका संघनन होता है, वो आर्द्रता के कारण वो इकट्ठा होता है, इसके बाद वही पानी बन करके पृथ्वी पर गिरता है। और यह सब केवल समुद्र के पानी से होता है। केवल तो नहीं कहना चाहिए, हम थोड़ा सा मार्जिन दे सकते हैं इस मायने में कि वाष्पीकृत तो दूसरी चीज़ों से भी होती है, लेकिन सबसे बड़ा रोल समुद्र के पानी का होता है। तो जो समुद्र का पानी इतना बड़ा दानी हो, आप कह लीजिए, वो सीधे सीधे अपना जल पृथ्वी को नहीं लुटा रहा है, मानव जीवन को नहीं लुटा रहा है, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से तो लुटा ही रहा है। पहले उसे वाष्प बनाता है और फिर वर्षा के रूप में हम सबको दे देता है। तो फ्रेंड्स, वो जो कहावत है वो उसका सच जो है, यूँ कह लीजिए कि आधा अधूरा
सच है। लेकिन यह तो पूरी तरह से सच है, इसमें कोई डाउट नहीं है कि समुद्र का पानी खारा होता है। फ्रेंड्स, ये जो समुद्र के पानी का जो खारापन है, इसे ही हम ज्योग्राफी की भाषा में लवणता कहते हैं। लवण का मतलब ही होता है, देखिए, नमक। वैसे आप देखेंगे तो लवणता का मतलब होता है नमक। नमक एक पर्टिकुलर हम यूज़ करते हैं, उस रूप में हम नमक का नाम लेते हैं। अदरवाइज नमक कई तरह के होते हैं, कई तरह के लवण होते हैं। अगर आप आयुर्वेद वालों से जा करके पूछेंगे तो देखिए वो आपको कितने सारे लवण के नाम बता देंगे। खैर, वो हमारे काम की चीज़ नहीं है। ये माना जाता है और ये सच भी है कि जल कोई भी हो, पानी कोई भी हो, उन पानी में खनिज लवण घुले होते हैं। सभी जल में खनिज लवण होते हैं। अब ये बात अलग है कि उनमें वो कितने मात्रा में होते हैं और किस किस खनिज के लवण होते हैं, उनका अनुपात क्या होता है, और उसी से पानी का स्वाद निर्धारित होता है। न केवल पानी का स्वाद ही निर्धारित होता है, बल्कि यूँ कह लीजिए कि पानी का चरित्र निर्धारित होता है। आपने सुना होगा फ्रेंड्स, कहीं कहीं गर्म पानी के झरने होते हैं, गर्म पानी के कुंड होते हैं, और ये माना जाता है कि अगर इस जल से स्नान किया जाए तो बहुत से चर्म रोग से मुक्ति मिल जाती है। तो अब ये जो चर्म रोग से जो मुक्ति मिली, ये जल के स्नान करने से मिली। तो जल में क्या है जो चर्म रोग को दूर कर देता है? उस जल में ये खनिज लवण ही मिले हुए हैं, और ये खनिज लवण एक तरह से मेडिसिन का काम कर रहे हैं, दवाई का काम कर रहे हैं। तो खनिज लवण तो सभी जल में होते ही होते हैं, ये मान करके चलिए। अगर जल में से खनिज लवण निकाल दिए जाएं तो सच पूछे तो हमारे पीने के लिए भी वो विशेष उपयोगी नहीं रह जाएंगे। आप देखें कि आजकल जो वाटर प्योरीफायर भी जो आते हैं, जिससे हम अपने पानी, घर के पीने के पानी को साफ करते हैं, प्योरीफाई करते हैं, उसमें भी कुछ मात्रा में हम खनिज लवण रखते हैं। आप झरनों का पानी पीजिए, पहाड़ों पर से जो झरने गिर रहे हैं, इनका पानी पीजिए, तो आप देखिए कि इसका स्वाद अलग तरीके का होगा। और कारण यह है कि ये जो झरने का पानी है, ये सीधे सीधे चट्टानों से बहकर आ रहा है, चट्टानों से बहकर आ रहा है, और चट्टाने लवण से भरी हुई हैं। जो चट्टाने हैं उनमें लवण है, तो वो लवण के कण इन झरनों के पानी में मिला हुआ है। और ये भी कहा जाता है कि जो झरने का पानी होता है वो बहुत शुद्ध होता है, और केवल शुद्ध ही नहीं होता बल्कि स्वास्थ्यवर्धक भी होता है, क्योंकि इसमें खनिज लवण मिले होते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, जो समुद्र का पानी है, वह पानी हमारे पीने के पानी की तुलना में अलग होता है। यानी कि उसमें जो कंपोजिशन है जो तत्वों का, वो थोड़ा डिफरेंट होता है। इसीलिए उसे नाम दिया गया है खारा पानी, लवणता। समुद्र के पानी में लवणता, समुद्र के पानी में कितनी लवणता है। तो इस प्रकार आप कह सकते हैं फ्रेंड्स कि जो लवणता है, जिस शब्द का हम सैलिनिटी का इस्तेमाल करते हैं, लवण का मतलब है एक पदार्थ, और लवणता का मतलब है पदार्थ के मिल जाने से जो पानी का गुण आ गया है। ये अपने आप में एक पदार्थ है जो कई चीज़ों से मिलकर के बनता है। लवण कई होते हैं, मैंने आपको बताया। अभी हम देखेंगे कि कौन कौन से वो पदार्थ हैं, कौन कौन से वो लवण हैं जो पानी को खारा कर देते हैं, और जब लवण उसमें मिल जाते हैं तो ये उसका गुण हो जाता है, यानी कि वह खारा हो जाता है। इस तरह से शब्द बनता है लवणता। तो कुल मिलाकर के यह हुआ कि समुद्र के पानी में जो नमक की मात्रा, अब हम सरल शब्द में आ जाते हैं, नमक की मात्रा, बस। लवणता का मतलब हुआ कि समुद्र के पानी में नमक की कितनी मात्रा है। ये जो कितनी मात्रा है, इसी को हम कहते हैं समुद्र के पानी में कितनी लवणता है। राइट? समुद्र के पानी में नमक की मात्रा, ये कहलाई लवणता। और जब हम उसको मापते हैं कि लवण कितना है, उसकी मात्रा कितनी है, तो यही कहलाने लगती है उसकी लवणता का मापदंड, उसका मापक, उसकी मात्रा। मित्रों, यहाँ एक बात आपको जाननी होगी कि जब हम जल में लवणता का माप निर्धारित करते हैं,
ये यहाँ पर आप थोड़ा सा इस तथ्य को देख लीजिए, तो वह बेसिकली 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम पानी, 1 किलोग्राम पानी में होता है 1000 ग्राम, ये आप जानते हैं। तो जो लवण की मात्रा है, जो जब हम अनुपात निकालते हैं तो लवण की मात्रा हम इस रूप में देखते हैं कि इस 1000 ग्राम में कितने ग्राम नमक है, कितने ग्राम। यहां पर आपको विशेष रूप से ध्यान देना होगा। मतलब यहां 100 नहीं है। देखिए सामान्य रूप में हम क्या करते हैं, हम प्रतिशत करते हैं कि 10%, इसका मतलब हुआ 100 में 10। लेकिन यहां 100 में 10 नहीं है, यहां आपको ध्यान रखना होगा कि ये 1000 में 10 है, 1000 में 10। तो यहाँ जो हम लवणता का जो मापदंड करते हैं वह होगा, जैसे मान लीजिए कि हम कहते हैं कि उसकी जो लवणता है वो 27 है, राइट। तो हम उसे लिखेंगे 27 और प्रतिशत की जगह पर ये चिन्ह लगाएंगे और यहाँ हम 2 चिन्ह लगाएंगे, यहाँ 2 चिन्ह होगा, बस इतना ही फर्क है। यानी कि 1000 ग्राम में, इसका अर्थ हुआ 1000 ग्राम जल में 27 ग्राम लवण मिला हुआ है, 27 ग्राम नमक है। हालांकि इसे प्रतिशत में भी व्यक्त किया जा सकता था, 2.7 किया जा सकता है, लेकिन एक मापदंड होता है, एक वैज्ञानिक तरीका होता है किसी भी चीज़ को व्यक्त करने का। ये आपके दिमाग में होना चाहिए, अच्छी तरह से मालूम होना चाहिए कि मापदंड का जो हमारा आधार है, आधार एक तरफ हमारे पास जल है, तो जल में हम देखते हैं 1000 ग्राम, है ना, जिसे हम दूसरे शब्दों में कहेंगे 1 kg। 1 किलो पानी में कितना नमक है। और अभी मैंने कहा कि मान लीजिए कि नमक है 27 ग्राम। इसे फिर हम अब संकेत की भाषा में या न्यूमेरिकल्स, आंकड़ों में, डेटा के रूप में व्यक्त करेंगे। 27% नहीं, यहाँ 2 बिंदी होंगे, ये 2 बिंदी, इसका आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। और जहाँ भी आपको यह लिखा हुआ मिले, इसका मतलब यह हुआ कि 1000 ग्राम में 27 ग्राम नमक मिला हुआ है। मतलब 1000 ग्राम पानी में अगर 27 ग्राम नमक मिला दिया जाए तो वह पानी जितना खारा लगेगा, उस समुद्र का पानी लगभग उतना ही खारा है। कहीं ये 27 है, कहीं ये 33 है, अलग अलग समुद्र में यह उस मात्रा में मिलेगा। जितना ज़्यादा यह होगा उतना ही ज़्यादा पानी का खारापन होगा। तो मित्रों, इस प्रकार से ये जो समुद्री जल है, जो सागरीय जल है, महासागरीय जल है, आप लवणता को उसका एक बहुत ही स्वाभाविक गुण मानकर चल सकते हैं। ये नहीं कि लवणता समुद्र की कोई समुद्र का कोई अवगुण है। याद रखिए, ये बहुत ही स्वाभाविक है, नेचुरल है ये, और बहुत महत्वपूर्ण भी है, क्योंकि वो जमीन की लवणता को अपने अंदर समोए हुए है। देखिए स्वाभाविक किस प्रकार से है, ये कोई अलग से किसी ने नहीं डाला है ना। कथा कहानियों में हम लोग जो सुनते हैं वो बात बड़ी मज़ेदार होती है। कुछ लोग कहते हैं कि आप लोक कथाओं में भी सुनेंगे कि समुद्र में कोई एक चक्की चल रही है ना। किसी के पास एक जादुई चक्की थी और उस चक्की की विशेषता यह थी कि उस चक्की से आप जो मांगिए वह मिल जाता था। तो किसी ने नमक मांगा, नाव में वो समुद्र में घूम रहा था, उसने नमक मांगा, नमक चक्की देने लगी। अब वो चक्की को रोकना नहीं जानता था, उसको चलाना तो आता था लेकिन उस चक्की को रोके कैसे वो नहीं जानता था। अब वो नमक चक्की दिए जा रही है, अब नाव में नमक भर गया, अब नाव में बोझ हो गया, तो वो नाव समुद्र में डूब गई। और वह समुद्र में डूबी हुई नाव में जो चक्की चल रही थी, वो चक्की अभी भी चल रही है। तो लगातार उस चक्की से नमक निकल रहा है और उस नमक के कारण समुद्र का पानी खारा हो गया। यह सामान्य तौर पर लोक कथाओं में कहा जाता है। लेकिन इनफैक्ट इसका जो वैज्ञानिक सत्य है मित्रों, वह यह है कि आप जान चुके हैं कि जब पृथ्वी का निर्माण हुआ
जब पृथ्वी बनी तो इसकी जो ठोस सतह थी, इस ठोस सतह पर लवण की अधिकता थी। मतलब इसकी जो ठोस सतह थी, ऊपरी सतह खासकर, वो लवण ही लवण से बनी भरी हुई थी। अब धीरे धीरे ये जो ठोस ऊपरी सतह है, जब क्षरण होगा तो ऊपरी सतह का ही क्षरण होगा, और बट नेचुरल है कि जब इसका क्षरण होने लगा सतह का, ये धीरे धीरे चूर्ण में बदलने लगी, तो ये जितने भी चूर्ण थे ये सब पानी के माध्यम से बह नदियों के द्वारा और दूसरों के द्वारा बह करके महासागर में आ गए, और यही लवण महासागर में आकर के इसने पानी को खारा कर दिया। और इसके बाद भी आप देखते हैं कि महासागर में दूसरी चीज़ें भी होती रहती हैं। ज्वालामुखी का राख चला गया, वो लवण, क्योंकि ज्वालामुखी में तो देखिए जो कुछ भी पिघला हुआ है वो सब चट्टानों से ही, तो चट्टानों का ही तो एक तरीके से लिक्विफाइड फॉर्म है ज्वालामुखी, चट्टान ही उसमें पिघलने के रूप में आ गई है। तो सारे के सारे चट्टानों के जो लवण हैं वो राख में तब्दील हो गए, वो समुद्र में जा रहे हैं। समुद्र में कितने सारे जीव हैं, और उनमें जीव मर रहे हैं। जब वो मर रहे हैं जीव, तो उनकी जो हड्डियां हैं उनमें लवण है, तो वो सारे के सारे लवण समुद्र में घुल रहे हैं। तो इस प्रकार लगातार समुद्र में लवण की मात्रा बनी रहती है। तो फ्रेंड्स, जो सबसे बड़ा कारण है वो है पृथ्वी की ठोस सतह पर लवण की अधिकता का होना, जिसे आप क्रस्ट कहेंगे। ये भूपर्पटी है, और जब इसका क्षरण हुआ तो धीरे धीरे क्षरण होकर के वो जो टुकड़े थे, जो महीन टुकड़े थे, या मिट्टी कह लीजिए, वो समुद्र में पहुंचा और समुद्र का पानी खारा हो गया। आप टेस्ट करके देख सकते हैं, आप कभी मिट्टी को चख कर देखिए, ऊपरी मिट्टी लीजिए और थोड़े से अपनी जीभ पर रख करके देखिए, तो आपको हल्का सा खारापन महसूस होगा। अब जो वर्षा का जल नदियों में जा रहा है, नदियों से फिर समुद्र में जा रहा है, तो स्वाभाविक है कि कहीं ना कहीं लगातार नदियां भी, हालांकि वो स्वच्छ पानी दे रही हैं, उतना खारापन समुद्र तक नहीं पहुंचाती, क्योंकि वो जो गाद होती है वो तो बीच में ही कहीं ना कहीं नदी के तल पर बैठ जाती है। फिर भी किसी न किसी माध्यम से लगातार समुद्र में, आप यूँ कह लीजिए कि साल्ट की सप्लाई होती रहती है। तो फ्रेंड्स, ये रीज़न है जिसकी वजह से समुद्र का जल खारा है। फ्रेंड्स, आइए अब हम थोड़ा सा एक निगाह मार लेते हैं उसके तत्व पर, कि समुद्र का जल जो खारा हुआ है उनमें कौन कौन से तत्व काम करते हैं। एक सामान्य सी जानकारी के लिए, प्री एग्जाम की जानकारी के लिए, इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण तत्व है जो आपको मालूम होना चाहिए, स्पेशली मालूम होना चाहिए फ्रेंड्स, वह है सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड ये समुद्र के खारेपन को बनाए रखने के लिए, समुद्र के खारेपन के कारण में सबसे महत्वपूर्ण रासायनिक तत्व है, लवण है आप कह लीजिए। जो पूरे के पूरे जो लवण मिलते हैं उसका 77.8% सिर्फ ये देता है, अकेला 77.8%। ये साइंस का भी हिस्सा है और आपके ज्योग्राफी का हिस्सा तो यहाँ है ही, हम उसके अंतर्गत पढ़ रहे हैं, तो यह फैक्ट आपको मालूम होना चाहिए। सोडियम क्लोराइड सबसे महत्वपूर्ण तत्व। इसके बाद फ्रेंड्स, जो दूसरा तत्व है वो है, सोडियम की जगह हो जाता है मैग्नीशियम। ये भी मैग्नीशियम क्लोराइड है, मैग्नीशियम क्लोराइड। मैग्नीशियम क्लोराइड का जो परसेंटेज है वह सेकेंड नंबर पर है फ्रेंड्स, वह है 10.9%। भले आप एग्जैक्ट परसेंटेज को न जाने, यहाँ मैं आपको एग्जैक्ट परसेंटेज दे रहा हूँ, लेकिन मोटे तौर पर आपको मालूम होना चाहिए कि 78% सोडियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड जो है वो 11%। यानी कि अगर आप इन दोनों को मिला देते हैं तो आप देखिए कि 88% केवल ये दो तत्व मिलकर लवणता प्रदान कर रहे हैं, मैग्नीशियम क्लोराइड। फ्रेंड्स, इसके बाद जो दूसरे तत्व हैं उनके मैं परसेंटेज पर नहीं जाता हूं, मैं केवल आपके ध्यान में लाने के लिए केवल तत्व बता दे रहा हूं। तीसरा जो तत्व है फ्रेंड्स वो है मैग्नीशियम सल्फेट। अब सारे के सारे सल्फेट ही होंगे, अलग अलग रसायन पदार्थों के सल्फेट होंगे। मैग्नीशियम सल्फेट, इसी तरह से है कैल्शियम सल्फेट,
इसके बाद फ्रेंड्स जो नेक्स्ट है वो है पोटेशियम सल्फेट। और अगर साइंस के आप स्टूडेंट हैं तो आपको कहीं कोई दिक्कत हो ही नहीं रही होगी। इसी तरह से एक और तत्व है, वह है कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट अलग अलग प्रतिशत में ये मौजूद है, लेकिन दो तत्व आपको सबसे ज़्यादा ध्यान में रखने हैं, वो है सोडियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड, जो 88% के लगभग लवणता का हिस्सा आपके पास रखते हैं। मित्रों, ये जो अलग अलग तत्व हैं इनकी एक बड़ी विशेषता है, एक अद्भुत विशेषता है कि महासागर का जल कहीं का भी हो, कोई भी समुद्र, देखिए जितने भी समुद्र होंगे उनमें जो लवणता की मात्रा है उनमें कुछ न कुछ फर्क मिलेगा। कहीं 27 है, कहीं 27.5 है, कहीं 28 है, कहीं 29 है, इस तरह से उनमें डिफरेंस मिलेगा। और मज़ेदार बात यह है कि इनमें जो डिफरेंस है, मान लीजिए कि किसी में 27 है और किसी में 33 है, राइट। तो एक जो बहुत अद्भुत बात है प्रकृति का, देखिए कि इन तत्वों का जो प्रतिशत है, कंपोजिशन है, अनुपात के रूप में समान रहेगा, मतलब वो इतना ही प्रतिशत रहेगा। तो जिसमें लवणता ज़्यादा है उसमें इसकी मात्रा ज़्यादा हो जाएगी, इसकी मात्रा ज़्यादा हो जाएगी, इन सब की मात्राएं तो ज़्यादा हो जाएंगी, लेकिन इनका आपस में जो अनुपात है वो समान ही होगा। आपस में जो अनुपात है समान होगा। ये बात आपको थोड़ी सी ध्यान में रखनी है। मतलब मान लीजिए कि आप 33% वाले पानी का जब विश्लेषण करेंगे, 33% लवणता वाले, तो उसमें भी सोडियम क्लोराइड उस इतना परसेंट निकलेगा, फिर मैग्नीशियम क्लोराइड इतना परसेंट निकलेगा, और बाकी तत्व भी उतने उतने परसेंट निकलेंगे जो निर्धारित हैं, जिनकी चर्चा मैंने यहाँ नहीं की है। और अगर आप 27% वाले का जब विश्लेषण करेंगे, रासायनिक विश्लेषण, तो परसेंटेज उसका भी यही निकलेगा, मात्रा थोड़ी थोड़ी कम हो जाएगी। मान लीजिए कि चलिए सोडियम क्लोराइड निकल रहा है, उसमें मान लीजिए 33% वाले में 10 ग्राम, मोटे तौर पर मैं कह रहा हूं, मान लीजिए, ठीक है। तो 27 वाले में ये निकल जाएगा 9 ग्राम बस। लेकिन ये जो 9 ग्राम है इसकी पूरी लवणता का 77.8% होगा, और ये जो 10 ग्राम है ये पूरी लवणता का 33% वाले का भी 77.8 ग्राम होगा। और ठीक इसी तरह से जो दूसरे तत्व हैं उसी अनुपात में होते चले जाएंगे। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है। तो फ्रेंड्स, ये क्लियर हो गया। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है जो आपको ध्यान में रखनी है वो है सोडियम क्लोराइड, सबसे महत्वपूर्ण लवणता का कारण। फ्रेंड्स, ये जो लवणता है, अब आप देखिए कि दो तत्व आपको ध्यान में रखने होंगे। दो तत्व सबसे इंपॉर्टेंट, मैं अभी आपको अब दो फैक्टर बताने जा रहा हूं, दो सत्य आप कह लीजिए। ये वो केंद्रीय सत्य हैं जिसे हम आगे चल कर के लगातार देखेंगे, समझेंगे, जानेंगे और उसके कारणों को समझेंगे। इसका जो पहला सत्य है फ्रेंड्स, वह है कि जो लवणता है वह जल के घनत्व को, डेंसिटी को बढ़ाती है। देखिए, जो लवणता है वो एक ठोस पदार्थ है, खनिज पदार्थ है, तो ठोस पदार्थ है। पानी में जब आप ठोस पदार्थ कोई भी मिलाएंगे तो उसका घनत्व बढ़ जाएगा। केवल लवण ही नहीं, आप उसमें कुछ भी मिला दीजिए, आप चीनी मिला दीजिए, आप और कोई तत्व मिला दीजिए, तो वो गाढ़ा हो जाएगा। पानी जैसे ही गाढ़ा होगा, गाढ़ा होने के बाद स्वाभाविक तौर पर उसका घनत्व बढ़ जाएगा, यानी कि उसके जो परमाणु हैं वो थोड़े से ज़्यादा निकट आ जाएंगे, वो वजनी हो जाएगा, उसमें थोड़ा सा ठोसपन आ जाएगा। पानी में अगर आप नमक मिलाते हैं तब भी वही स्थिति होगी। तो पानी में नमक मिलाने से पानी लवण हो गया और उसके कारण उसका घनत्व बढ़ गया। ये तो बहुत ही सिंपल फैक्ट है और इसकी चर्चा हम लोग इससे पहले भी कर चुके हैं। ये बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि जैसे ही पानी का घनत्व बढ़ा, देखिए अब पानी का चरित्र बदल जाएगा। पानी का चरित्र इस रूप में बदलेगा कि जैसे, अब देखिए सेकेंड फैक्टर क्या होगा। सेकेंड फैक्टर इसी से जुड़ा हुआ है, उसका घनत्व बढ़ा और घनत्व बढ़ने के कारण
ये जो जल था, जल का वजन बढ़ गया, वजन अधिक, भार बढ़ गया। देखिए भार का आधार क्या है? घनत्व ही है। जिस वस्तु का घनत्व जितना ज्यादा होगा उसका वजन उतना ज्यादा होगा। सीधी सी बात है, बिल्कुल पैरेलल चलते हैं। घनत्व अधिक, वजन अधिक। घनत्व कम, वजन कम। याद कीजिए कि इससे पहले, काफी पहले, शुरुआत में ही हम लोग इस पर बातें कर चुके हैं। यहां भी बिल्कुल वही बात लागू होती है। यानी कि घनत्व अधिक है तो वजन अधिक है, सीधे सीधे इसका संबंध है। अब देखिए जब वजन अधिक है तो क्या होगा? तुलना कीजिए, जल की ए क्वालिटी है, ए नामक पानी है, और दूसरा बी नामक पानी है। या आप कह लीजिए ए समुद्र का पानी है और बी समुद्र का पानी है, राइट। ए समुद्र के पानी का जो घनत्व है तुलनात्मक रूप में कम है, और बी समुद्र के पानी का जो घनत्व है तुलनात्मक रूप में इसकी तुलना में अधिक है। ए की तुलना में बी के जल का घनत्व अधिक है। इसे ही हम दूसरी भाषा में कह सकते हैं कि ए की लवणता बी की तुलना में कम है, या बी के पानी की लवणता ए की तुलना में ज्यादा है। यानी कि लवणता और घनत्व का सीधे सीधे संबंध है। लवण बढ़ेगा, घनत्व बढ़ेगा, घनत्व बढ़ेगा, वजन बढ़ेगा। बिल्कुल पैरेलल, तीनों का एक दूसरे से बिल्कुल उसी तरह का संबंध है। आपको एक ही शब्द इस्तेमाल करना है। लवणता कम होगी, घनत्व कम होगा, घनत्व कम होगा, वजन कम होगा, राइट। अब देखिए कि इन दोनों में अगर हम पानी का संचरण करते हैं, ये पानी है, इसको सामान्य रूप में आप देखिएगा, ये पानी है। अब देखिए ये बहुत ही सामान्य सा सिद्धांत है कि जो पानी वजनी होगा तो वजन वाला पानी कहाँ बैठेगा? वजन वाला पानी नीचे जाएगा, तल की तरफ जाएगा। जो भी चीज वजनी होगी वो तल में बैठेगी, गुरुत्वाकर्षण उसे खींच लेगा। यानी कि जो अधिक घनत्व वाला जल होगा वह नीचे होगा, और जो कम घनत्व वाला जल होगा वह ऊपर होगा। यह सिचुएशन बनेगी। यानी कि अधिक घनत्व वाला जल चूंकि भारी होता है तो वह नीचे होता है, और किसके नीचे होता है? कम घनत्व वाले जल के नीचे होता है। ये फैक्टर आपको दूसरा मालूम होना चाहिए, और दूसरे फैक्टर को समझाने के लिए मैंने ये बातें आपको बताई हैं। क्योंकि जब हम मूवमेंट देखेंगे तो मूवमेंट इसी तरीके से मिलेगा। अब आप देखिए कि नीचे रहता है, के साथ ही साथ फिर आपको हम धाराओं में जाकर के देखेंगे, उसका एक तत्व आप यहाँ ही समझ लीजिए कि जब नीचे और ऊपर है तो एक पानी, इस पानी को, इसका घनत्व कम है तो आप इसको कह सकते हैं ये पानी हल्का है, बोलचाल की भाषा में हम कह सकते हैं। और इसको हम कह सकते हैं कि ये पानी भारी है। अब भारी पानी हल्के की तरफ चलेगा या हल्का पानी भारी की तरफ चलेगा, अभी मैं इसका उत्तर नहीं दे रहा हूं। आप थोड़ा सा परेशान हो जाइए, इसका उत्तर अपनी तरफ से ढूंढने की कोशिश कीजिए। और अगर ये हल्का पानी भारी की तरफ चलता है तो ये पानी की धारा इधर से इधर हो गई, और अगर भारी पानी हल्के की तरफ चलता है तो धारा इधर हो गई। बस ये पानी की धारा हो गई। ये भी इसी से निर्धारित होते हैं, राइट फ्रेंड्स। तो यहाँ पर यह बात आपको स्पष्ट हो गई होगी कि लवणता किस तरीके से समुद्र के चरित्र को एक दूसरे रूप में भी निर्धारित करती है। ये नहीं कि सिर्फ समुद्र का पानी को खारा कर देती है, बल्कि उसके दूसरे चरित्र का भी निर्माण करती है। तो मित्रों ये दो सत्य हैं, मैं रिपीट कर देता हूँ कि लवणता पानी के घनत्व को बढ़ाती है, और जब पानी का घनत्व बढ़ता है तो पानी का वजन बढ़ता है, और वजन बढ़ने के कारण वह कम घनत्व वाले पानी के नीचे बैठ जाती है या उसके नीचे मौजूद रहती है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो आपको जानना चाहिए। मित्रों, अब हम लोग बात करने जा रहे हैं जो इस टॉपिक का बहुत इम्पोर्टेंट भाग है। इसका आपके मेंस एग्ज़ाम से भी रिलेशन हो सकता है, इस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, और वह है लवणता को प्रभावित करने वाले कारक। कारक कह लीजिए, कारण कह लीजिए, तत्व कह लीजिए, फैक्टर्स, कि वो कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो समुद्र के जल की लवणता को प्रभावित करते रहते हैं।
फ्रेंड्स, यह बहुत आसान है। आसान इस मायने में है कि आप इनफैक्ट यदि मैं कहूँ कि आप पहले से ही जानते हैं तो शायद मैं बिल्कुल गलत नहीं कह रहा हूँ। इसका कारण ये है कि ज्योग्राफी की जो बेसिक थ्योरीज होती हैं, जो मूलभूत सिद्धांत होते हैं वो आप पहले ही जान चुके हैं, पहले बहुत अच्छे तरीके से पढ़ चुके हैं। तापमान के बारे में जान चुके हैं, वायु के बारे में, सारी चीज़ें जो खासकर पूरी की पूरी प्रकृति को संचालित करती हैं, उनमें परिवर्तन लाती हैं, वो सारे तथ्य आपके दिमाग में हैं। बस अब आपको करना केवल ये है कि उन तथ्यों का एक प्रयोग यहाँ देखना है, या आप कह लीजिए कि वो सिद्धांत प्रकृति में किस तरीके से काम कर रहे हैं। प्रकृति को एक आप विशाल प्रयोगशाला जा मान लीजिए और उसमें देखिए कि फिर ये काम किस तरीके से हो रहा है। बस वही हम यहाँ देखेंगे और आपके तुरंत समझ में आ जाएगा कि अच्छा ये फैक्टर है, अच्छा ये फैक्टर है। यहाँ मैं एक बात आपको विशेष रूप से कहना चाहूँगा कि जब हम फैक्टर्स को देखेंगे तो दूसरे जो सहायक फैक्टर्स हैं उन पर भी हम लोग बात करेंगे, क्योंकि होता क्या है कि एक फैक्टर से तो एक तरह का परिणाम निकलता है, लेकिन पता लगता है कि दूसरा फैक्टर आकर के उस पहले वाले परिणाम को निरस्त कर देता है, खत्म कर देता है, और दूसरा इतना प्रोमिनेंट हो जाता है कि वह वहाँ सब कुछ निर्धारण करने वाला बन जाता है। उन सारी बातों को हम देखेंगे, क्योंकि सिविल सर्विस में आपको इसी तरीके से उलझाने की कोशिश की जाएगी, स्पेशली प्री में। तो फ्रेंड्स, आइए अब हम देखते हैं कि लवणता को निर्धारित करने वाले, लवणता को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं। इसमें जो सबसे पहला कारक है फ्रेंड्स, वह है वाष्पीकरण, वेपोराइजेशन। वाष्पीकरण का मतलब है कि वह प्रक्रिया जिसके माध्यम से पृथ्वी का पानी या महासागर का पानी वाष्प बनकर उड़ता है। ये वाष्पीकरण की प्रक्रिया लवणता को कैसे प्रभावित करती है, ये बहुत ही सिंपल सा मैं आपको एक प्रयोग बता रहा हूँ और आप अपने घर में भी करके देख सकते हैं। फ्रेंड्स, ये एक बर्तन है कोई भी, और इस बर्तन में पानी भरा हुआ है, राइट। इस बर्तन में पानी भरा हुआ है और इसमें आप नमक मिला दीजिए। चलिए हम साल्ट की बात करें, इसमें आप नमक मिला दीजिए, इस पानी में नमक मिला दीजिए, राइट। अब आप इसे गर्म कीजिए, अब इस पानी को आप गर्म कीजिए। अब देखेंगे कि जब आप पानी गर्म करेंगे तो ये पानी भाप बनकर ऊपर की तरफ उड़ने लगेगा, राइट। ये पानी भाप बन करके उड़ रहा है, यही है वाष्पीकरण। ये तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं, तो मुझे माफ़ कीजिएगा, आप नाराज़ हो सकते हैं कि सर ने क्या तीसरी चौथी का बच्चा समझ रखा है कि जो इस तरह से समझा रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं फ्रेंड्स, ज़्यादा अच्छा है हम अपने को तीसरी चौथी का ही बच्चा समझ लें, क्योंकि जितना ज़्यादा हम अपने को बच्चा समझेंगे उतना ही ज़्यादा हम समझ सकेंगे। अब आप देखेंगे कि धीरे 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 क्या होगा, धीरे धीरे होगा ये कि पानी तो उड़ता रहेगा, लेकिन याद रखिए कि साल्ट उसके साथ नहीं उड़ेगा। ये ठोस पदार्थ है, ये साल्ट नहीं उड़ेगा। आखिरी में आपको पता लगेगा कि सारा पानी उड़ गया है और जो नमक के छोटे छोटे कण है वो इसके अंदर जमे रह गए। आपको यहाँ भूरापन दिखाई देगा, सफ़ेद सफ़ेद दिखाई भी देने लगेगा। ये बस यही वाष्पीकरण की प्रक्रिया लवणता को प्रभावित करती है। क्या अब इससे आप यह सिद्ध नहीं कर सकते, या इससे यह सिद्ध नहीं हो गया कि जहां वाष्पीकरण की प्रक्रिया अधिक होगी वहां लवणता भी अधिक होगी, राइट। इसलिए क्योंकि जो शुद्ध पानी है, वो तो उड़ के ऊपर चलता चला जा रहा है, पानी की मात्रा तो घट रही है ना, और पता लगा कि नमक की मात्रा बढ़ती चली जा रही है। तो ज़्यादा, अब आप अगर आप इसका दूसरा प्रयोग देखना चाहें तो दूसरा प्रयोग भी आप देख लें। ये पूरी यहाँ तक, शुरू में यहाँ तक पानी है, अब आप इतना पानी सुखा दें और पानी इतना बचा दें। अब इतना ही पानी बचा हुआ है, इतना पानी उड़ गया वाष्प बनकर। इस पानी को चखें और अब इस पानी को चखें। बताने की जरूरत नहीं कि क्या स्थिति हुई, ये ज़्यादा खारा लगेगा आपको। इसलिए ज़्यादा खारा लगेगा कि नमक की मात्रा तो ज्यों की त्यों है, पानी की मात्रा कम हो गई है। तो अब कम पानी में उतना ही नमक, तो स्वाभाविक रूप से फिर खारापन उसका बढ़ जाएगा। तो वाष्पीकरण की प्रक्रिया के द्वारा यही होता है, पानी की मात्रा कम होती जाती है, वाष्पीकरण के साथ नमक उड़ता नहीं है, नमक की मात्रा बढ़ती जाती है और फलस्वरूप लवणता की मात्रा भी अधिक होती जाती है, लवणता का प्रतिशत बढ़ता जाता है, राइट। ये प्रक्रिया कहाँ होती है?
आइए हम थोड़ा सा इसे भी देख लेते हैं, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस भी सिविल सर्विस में पूछे जाते हैं। मित्रों, अब आपको रीजन याद करने पड़ेंगे, है ना। उष्ण कटिबंध, विषुवत रेखा के आसपास, उष्ण कटिबंध, शीतोष्ण कटिबंध, ध्रुव, उच्च अक्षांश, निम्न अक्षांश, विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर, ये शब्दावलियां मुझे लगता है कि आपके दिमाग के मैकेनिज्म में फिट हो गई होंगी और अच्छी तरह से रच बस गई होंगी। अगर इनमें से कोई भी एक शब्द कहा जाए, यदि मैं कहूं कि विषुवत रेखा से जब हम ध्रुवों की ओर जाते हैं, तो आपका दिमाग तुरंत कोई ना कोई नक्शा बना लेगा। अगर मैं ये कहूँ उच्च अक्षांश, तो आप तुरंत समझ जाएंगे कि ये 60 70 80 अक्षांशों की बात कर रहे हैं। मैं कहूँगा मध्य अक्षांश, तो आप तुरंत समझ जाएंगे कि ये 40 50 के बीच की बात कर रहे हैं। तो ये मैकेनिज्म आप अपने दिमाग का तैयार कर लीजिए कि फट से आपकी समझ में आ जाए। हाँ, ये अचानक नहीं आएगा, रटने से तो बिल्कुल भी नहीं आएगा। धीरे धीरे जब आप समझ समझ कर पढ़ेंगे, तो आपका दिमाग बिल्कुल इस सिस्टम में फिट हो जाएगा, बैठ जाएगा और तुरंत चीज़ें आपके दिमाग में आने लगेगी। अब देखिए फ्रेंड्स, अब हम आते हैं एक दो फैक्टर्स लेते हैं। पहला फैक्टर हमारे सामने है उष्ण कटिबंध। उष्ण कटिबंध आप जानते हैं, उष्ण कटिबंध का जो रेंज है, चलिए मैं यहाँ आपको बता देता हूँ, 0 से लेकर के 23.5, ये जनरली हम उष्ण कटिबंध सामान्य तौर पर हम ट्रॉपिक रीजन मानते हैं, राइट। अब उष्ण कटिबंध की विशेषता याद करने की कोशिश कीजिए, आप याद कर लेंगे। उष्ण कटिबंध पर आपको मालूम है कि चूंकि सूर्य सीधा चमकता है, ऑलमोस्ट सूर्य सीधा चमकता है, तो यहाँ तापमान अधिक होता है। देखिए भारत इसी क्षेत्र में आता है, इसका कुछ हिस्सा तापमान अधिक है। और अगर तापमान अधिक है, तो ये बताने की जरूरत नहीं है कि वाष्पीकरण भी अधिक है, वाष्पीकरण भी अधिक है। और सीधी सी बात है कि अगर वाष्पीकरण अधिक है, तो लवणता भी अधिक है। एकदम सरल, लवणता भी अधिक, एक दूसरे से जुड़े हुए। इसका मतलब यह हुआ कि उष्ण, अब आपको एक फैक्टर मिल गया कि उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में लवणता की मात्रा अधिक होती है। सीधी सी बात, ये आपको एक फैक्टर मिल गया, क्योंकि यहां वाष्पीकरण अधिक होता है। यहां मैं आपको इसी के साथ ही साथ एक दो फैक्टर बता दूं, जो कभी कभी, चूंकि मैंने पिछले बहुत सालों के, जब मैं अनसॉल्व पेपर पलट रहा था पिछले सालों के, तो एक दो जगह मुझे ये चीज़ें दिख गई थी। तो मुझे लगा कि वो तथ्य भी अगर मैं अलग से आपको बता दूं, तो आपके लिए हो सकता है कभी उपयोगी हो जाए, हो सकता है उपयोगी न भी हो, लेकिन कोई बात नहीं, कुछ उसके लिए आपको अलग से मेहनत करनी नहीं है। एक नाम आपने सुना होगा सागर का, जिसे हम कहते हैं मृत सागर, डेड सी, मृत सागर। मृत सागर में मालूम है लवणता की मात्रा कितनी है? लवणता की मात्रा है फ्रेंड्स, अब तो आप समझ गए हैं। अगर मैं ये लिखूं कि 337, ये और ये, यानी कि 1000 ग्राम पानी में 337 ग्राम नमक है मृत सागर में, इसीलिए वो डेड सी है। ये जो मृत सागर है, इसमें जो इतनी लवणता है, इतनी ज्यादा लवणता है फ्रेंड्स, वो वाष्पीकरण के कारण है। ये एक फैक्टर आपको मालूम होना चाहिए, वाष्पीकरण के कारण, जो मेन रीजन है। दूसरे रीजन होते हैं, लेकिन मेन रीजन वाष्पीकरण का है। इसी तरह से जैसे ये आपको मैंने एक फैक्ट बताया, दूसरा जो फैक्ट है, मृत सागर की तरह ही एक दूसरा सागर है दोस्तों, वो है भूमध्य सागर। देखिए, ये भूमध्य सागर का मतलब आप ये मत समझिएगा कि भूमध्य रेखा के पास का सागर है, आप इसको लोकेट कीजिए, यानी भूमध्य रेखा से ऊपर की तरफ है ये, राइट। ये जो भूमध्य सागर है, आप देख लीजिएगा भूमध्य सागर कहाँ पर स्थित है। ये जो भूमध्य सागर है, इसकी भी लवणता ऊंची है, अधिक है, और इसकी लवणता का भी जो कारण है वाष्पीकरण है। क्योंकि हो सकता है कि एग्जाम में कभी कुछ ऐसे पूछ लिए जाए कि यहाँ लवणता क्यों अधिक है, क्यों कम है, क्या रीज़न है। नीचे आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे और उसमें से आपको बताना होगा। तो ये 2 फैक्टर मैंने बताया कि मृत सागर और भूमध्य सागर, इन दोनों में लवणता की मात्रा जो इतनी उच्च है, उसका जो मूल कारण है वो है वाष्पीकरण, और उष्णकटिबंधीय सागरों में लवणता अधिक मिलती है। ये आपको एक फैक्टर पता लग गया, राइट फ्रेंड्स। अब हम दूसरे फैक्टर पर आते हैं, और हमारे पास अब जो दूसरा फैक्टर है वह है वर्षा, रेन्स। वर्षा का क्या प्रभाव पड़ता है? देखिए, सीधी सी, अभी मैंने कहा कि जो वर्षा का जो जल होता है,
वह शुद्ध जल होता है, यह साफ पानी होता है, इसमें लवणता नहीं होती है। अब मान लीजिए कि मेरे पास ये एक पात्र है और इस पात्र में यहाँ इतना पानी भरा हुआ है और इस पात्र की जो लवणता है वो मान लीजिए 35/1000 है, और इसमें मैं अब शुद्ध जल भर देता हूँ, इतना और शुद्ध जल भर देता हूँ जिसमें लवणता की मात्रा मुश्किल से 4-5 होगी। तो इतना हो जाने के बाद पता लगेगा कि अब ये जब दोनों पानी मिल गए हैं तो इसका जो औसत है वो घटकर अब 28 रह गया है। तो सीधी सी बात है कि चूंकि वर्षा का जल शुद्ध होता है, इसमें लवणता की मात्रा कम होती है। हम लवणता को ले, शुद्ध और अशुद्ध पर न जाए, उसमें लवणता की मात्रा कम होती है। तो जहां वर्षा ज़्यादा होगी, इसका मतलब है कि उस क्षेत्र को या उस क्षेत्र के जलाशयों को, उस क्षेत्र के महासागर को कम लवणता वाले जल की सप्लाई मिल रही है, जो मैंने ये कहा। और ऐसी स्थिति में वहाँ जो लवणता का प्रतिशत है वो कम होगा, दूसरों की तुलना में कम होगा। अब मित्रों, इसको अब हम 2 रीजन पर अप्लाई करते हैं। आइए देखिए। तो फ्रेंड्स, अब आप आ जाइए सीधे सीधे भूमध्य रेखा, भूमध्य सागर नहीं, याद रखिए, भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखीय क्षेत्र कह लीजिए, भूमध्य रेखीय नहीं है, तो पूरा का पूरा जो रीजन है आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में क्या होता है। 0, ये भूमध्य रेखा है 0, इसके बाद जनरली 5 ऊपर और 5 नीचे, सामान्य तौर पर इसको हम भूमध्य रेखीय क्षेत्र मानते हैं, अक्षांश से ये भूमध्य रेखीय क्षेत्र मानते हैं। ये भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा। बहुत अच्छे से आप जानते हैं कि यहाँ सूरज सीधा चमकता है, और सूरज सीधा चमकने के कारण यहाँ डेली बारिश होती है और खूब वर्षा होती है, खूब वर्षा होती है, यानी कि वर्षा अधिक। अब देखिए, सीधी सी बात है कि अगर भूमध्य रेखीय क्षेत्र में वर्षा अधिक हो रही है तो लवणता की स्थिति क्या होगी? लवणता कम हो जाएगी, क्योंकि उसे वर्षा का कम लवण वाला जल प्राप्त हो रहा है, एवरेज बेहतर हो जाएगा। यह क्लियर हो गया कि भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में लवणता कम होती है। अब हमारे पास भूमध्य रेखीय क्षेत्र के ही समान एक और भी क्षेत्र है, जिसे फ्रेंड्स वो हम कहते हैं, चलिए, ध्रुवों के निकट। तो ध्रुवों के निकट के जो सागर हैं वहां क्या होगा? देखिए, यहाँ वर्षा तो नहीं है, लेकिन यहाँ एक दूसरा ऐसा फिनोमेना काम कर रहा है जिससे पानी की सप्लाई हो रही है। देखिए, वर्षा का मतलब ये पानी की सप्लाई होना। वहाँ एक स्थायी पानी है, लेकिन बाहर से पानी आ रहा है जो कम लवण वाला है, तो एवरेज को अच्छा कम कर दे रहा है। तो ध्रुवों के निकट जो एक फिनोमेना होता है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण फिनोमेना है, वह है बर्फ का पिघलना। और ये बर्फ भी बहुत कम लवण वाला होता है, बर्फ का पिघलना। इस बर्फ के पिघलने से पानी की सप्लाई लगातार होती रहती है, और इसी के कारण ये इन क्षेत्रों में भी जो लवणता होगी कम होगी, लवणता कम। अब आपके सामने बिल्कुल क्लियर हो गया फ्रेंड्स, उसमें कहीं किसी तरह के कन्फ्यूज़न की बात देखिए नहीं है। वो ये है कि भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में लवणता कम होगी क्योंकि वहाँ खूब वर्षा होती है, और ध्रुवों के निकट जो समुद्र होंगे, सागर होंगे, उनमें भी लवणता कम होगी क्योंकि वहाँ लगातार बर्फ पिघल पिघल कर पानी की सप्लाई करती रहती है। राइट। अब हम आते हैं तीसरे फैक्टर पर, और सच पूछे तो अब मैं जो तीसरे फैक्टर की बात करने जा रहा हूँ मित्रों, वो कहीं न कहीं दूसरे फैक्टर का ही एक अलग रूप है, नाम अलग है, काम वह उसी तरह से करता है जैसा कि सेकेंड फैक्टर कर रहा है, और वह है नदियाँ, रिवर्स। आपको मालूम है कि समुद्रों में नदियाँ आकर मिलती रहती हैं। अब ये नदियाँ क्या कर रही हैं? नदियाँ और कुछ नहीं कर रही हैं, पानी की आपूर्ति कर रही हैं, सप्लाई कर रही हैं, पानी की आपूर्ति। और ये जो पानी की आपूर्ति कर रही हैं, याद रखिए कि इनके पानी की लवणता बहुत कम है। इनके पानी की लवणता सागर की लवणता की तुलना में बहुत कम है, और सीधी सी बात है कि ये भी पानी की आपूर्ति कर करके
वहाँ की लवणता को, जहाँ भी ये पानी की आपूर्ति कर रही है वहाँ की लवणता को कम कर दे रही है, क्योंकि इनके द्वारा लाया गया जल शुद्ध है। बहुत ही सिंपल सा है फ्रेंड्स। यानी कि जिन महासागरों में नदियों का ज़्यादा से ज़्यादा जल आ रहा होगा, या जिन स्थानों पर नदियों का जल ज़्यादा से ज़्यादा आ रहा होगा, उस स्थान के पानी की लवणता कम होगी। जैसे इसके अंतर्गत मैं एक दो उदाहरण आपको देना चाहूँगा और मैं समझता हूँ कि वो आपके लिए उपयोगी होंगी। दोस्तों, एक दो नदियाँ मैं यहाँ आपको बता रहा हूँ, नाइजर और कांगो। ये दो नदियाँ आप याद कर सकते हैं, नाइजर एवं कांगो। ये जो इनके जो मुहाने हैं, मुहाने मतलब जहाँ ये समुद्र में मिलते हैं, यहाँ की लवणता बहुत कम होती है। मैं आपको इसके बारे में एक दो और उदाहरण देना चाहूँगा, क्योंकि मुझे लगता है कि इस तरह के उदाहरण आपके लिए उपयोगी हो सकते हैं। एक अन्य उदाहरण है मित्रों, ये तो मैंने नदी का दिया, मैं देता हूँ कैस्पियन सागर। ये आप याद करने के लिए अच्छा है, आप इसे बल्कि याद कर लीजिएगा, कैस्पियन सागर। ये जो कैस्पियन सागर है, इस कैस्पियन सागर में दो बड़ी महत्वपूर्ण नदियां आकर के मिलती हैं। एक है वोल्गा और दूसरी है यूराल। ये दोनों नदियां इस कैस्पियन सागर में आकर गिरती हैं और इसके कारण कैस्पियन सागर की जो लवणता है वह कम हो जाती है, क्योंकि नदियां स्वच्छ जल ला करके इसमें डालती हैं। ठीक यही स्थिति में आपको कुछ एक दो उदाहरण और इसमें देना चाहूँगा, ताकि कोई कमी न रह जाए आपके प्रिपरेशन में यथासंभव। मित्रों, इसी तरह से एक और सागर है काला सागर। अगर कभी ये फैक्टर पूछा जाता है कि काला सागर की लवणता कम क्यों है, तो उसका भी जो रीजन है, इसमें नदियों का आकर मिलना, यहाँ की भी लवणता कम है। आइए अब हम भारत की बात करते हैं। भारत में हम दो जगह की लवणता देखते हैं दोस्तों। एक है बंगाल की खाड़ी। आपको मालूम है कि भारत के ईस्ट में बंगाल की खाड़ी है। बंगाल की खाड़ी की लवणता कम है, इसकी लवणता कम है। बट नेचर है कि चूंकि हम अब नदियों की बात कर रहे हैं, तो इसके अंतर्गत सभी कम लवणता वाली ही चर्चा हम करेंगे। बंगाल की खाड़ी में लवणता कम होने का एक बहुत बड़ा कारण है गंगा नदी। गंगा नदी आपको मालूम है कि बंगाल की खाड़ी में आकर गिरती है। मित्रों, यहाँ मैं एक चर्चा थोड़ा सा बंगाल की खाड़ी की चूंकि बात हो रही है, तो मैं अरब सागर की यहाँ बात कर देता हूँ, कभी ऐसा न हो कि पूछ ही लिया जाए। अरब सागर में लवणता अधिक है, याद रखिए, इसकी लवणता अधिक है। और इसकी लवणता अधिक होने के दो कारण हैं। पहला तो ये है कि वाष्पीकरण यहाँ बहुत होता है, वाष्पीकरण बहुत होता है, दो रीज़न है। और इसका जो दूसरा कारण है वो है ताजे पानी की कमी। इसे यहाँ नदियाँ नहीं मिलती हैं, पानी की सप्लाई यहाँ, फ्रेश वाटर की सप्लाई नहीं है। ये दो रीजन है जिसके कारण अरब सागर में लवणता की अधिकता है। ये थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। दो तरफ आप देखिए कि ईस्ट में हमारे बंगाल की खाड़ी है जिसकी लवणता कम है, और हमारे वेस्ट में अरब सागर है जिसकी लवणता अधिक है। तो फ्रेंड्स, ये नदियों से जुड़ा हुआ फैक्टर था। अब हम अगले फैक्टर पर आते हैं। जो चौथा फैक्टर है मित्रों, वह है हवाएं। जो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स थे तीन, वो आपको मित्रों आपने देख लिए। सबसे मेजर, जो सबसे बड़ा रोल प्ले करते हैं। अब हवाएं हैं, धाराएं हैं, इनके बारे में भी अब हम थोड़ा सा यहाँ देख लेते हैं। हवाएं किस तरीके से करती हैं कि जो धाराएं हैं, जब धाराएं कहीं भी बहती हैं, चलती हैं, तो उन धाराओं को बहाने में, उसको दिशा देने में हवाओं का रोल होता है। पानी की धाराओं को दिशा देने में हवाओं का रोल होता है। हवाओं का रोल वर्षा में भी होता है। अब आप देखिए कि हमारे यहाँ जो वर्षा होती है, मानसूनी हवाएं
हवाओं से ही वर्षा होती है। तो यहाँ जो मैं हवाएं कह रहा हूँ उसका मतलब सूखी हवाओं से ही नहीं है ना, सब तरह की हवाओं से है। तो इस तरह से अप्रत्यक्ष रूप से हवाओं का भी काफी बड़ा रोल पानी की लवणता को निर्धारित करने में है। मित्रों, यहाँ हम दो तीन केवल पॉइंट्स, खासकर दो पॉइंट्स देखेंगे, बस ज़्यादा उलझाने वाले उसमें हम नहीं पढ़ते हैं। हम दो तरह की हवाओं को देखेंगे। पहला है फ्रेंड्स व्यापारिक पवनें, ट्रेड विंड्स। मैं चाहूँगा कि एक बार फिर से आप व्यापारिक पवन के बारे में थोड़ा सा पढ़ लें, समझ लें और देखें कि वो कहाँ कहाँ किन किन क्षेत्रों में चलती हैं और चल करके किन क्षेत्रों में वर्षा करती हैं। उसी का संबंध फिर लवणता से जुड़ जाता है। यहाँ जो फैक्टर है मित्रों, वो फैक्टर यह है कि जो व्यापारिक पवन है ये पश्चिमी तटों की अपेक्षा पूर्वी तटों पर जो लवणता है को बढ़ाती है। यानी कि पूर्वी तटों पर जो लवणता की अधिक मात्रा हमें देखने को मिलती है उसका रीजन है व्यापारिक पवनें, ट्रेड विंड्स। इसके बाद जो दूसरी विंड्स है फ्रेंड्स, वो जानते हैं आप, वो है पछुआ हवाएं, वेस्टर्लीज। ये क्या करती है, ये जो महाद्वीप, जो हमारे महाद्वीप है, तो महाद्वीपों के पश्चिमी तटों पर जो लवणता है उसमें वृद्धि करती है। अब आप देखिए कि आपको याद करने की दृष्टि से, आप वर्षा वाले हिस्से में जा करके देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा, लेकिन याद करने की दृष्टि से आप कह सकते हैं कि जो व्यापारिक पवनें हैं वो पूर्वी तटों पर लवणता को बढ़ा रही हैं और जो पछुआ हवाएं हैं, जो पश्चिमी हवाएं हैं, वो पश्चिमी तटों पर लवणता को बढ़ा रही हैं। हवाओं के तहत आप एक पंक्ति लिखकर और ये उदाहरण दे देंगे, आपका काम चल जाएगा और एक फैक्ट भी आपको पता लग जाएगा कि प्री में अगर कभी कोई प्रश्न पूछ लिया गया तो आप बड़े आराम से उसका उत्तर दे सकेंगे। फ्रेंड्स, ये फोर्थ फैक्टर था। अब हम पांचवें और आखिरी फैक्टर पर आते हैं फ्रेंड्स, जिसे हम कहेंगे सागरीय धाराएं, ओशन करंट, सागर की धाराएं, ओशन करंट। अब देखिए कि सागर की धाराएं किस तरीके से लवणता को प्रभावित करती है। मित्रों, मैं केवल एक दो तथ्य आपको बताऊंगा। पहली बात, गल्फ स्ट्रीम का नाम आपने सुना होगा। गल्फ स्ट्रीम, ये गल्फ स्ट्रीम गर्म जल धारा है, गर्म जल की धारा है ये गल्फ स्ट्रीम। दोस्तों, ये जो गल्फ स्ट्रीम है, यूरोप, अभी आपको हो सकता है कि ये बात थोड़ी सी समझ में ना आए, याद ना रहे, लेकिन जब आप और धाराओं के बारे में पढ़ेंगे तो ये बात बिल्कुल ध्यान में आ जाएगी, या आप धाराओं के बारे में पढ़ चुके होंगे तो फिर आपको यहाँ कोई दिक्कत नहीं होगी। अब वो क्रम पर डिपेंड करता है। जो यूरोप का जो उत्तर पश्चिम भाग है, यूरोप के पश्चिम तट पर तो ये सीधे सीधे गल्फ स्ट्रीम बहती है उत्तर के पश्चिम तट पर। अब वो गल्फ स्ट्रीम के इसके कारण लवणता बढ़ जाती है, केवल इस धारा के कारण लवणता में वृद्धि हो जाती है। और बिल्कुल ठीक यही स्थिति होती है नॉर्वे और उत्तरी सागर में भी, वहां भी गल्फ स्ट्रीम लवणता को बढ़ा देती है। तो मित्रों, ये धाराओं के कारण ऐसा प्रभाव लवणता पर पड़ता है। तो फ्रेंड्स, ये हमने 5 फैक्टर्स देखे हैं जो महासागरीय लवणता को प्रभावित करते हैं। और आइए यहाँ हम एक बार फिर से उन फैक्टर्स को देख लेते हैं ताकि यही उसका रिवीजन हो जाए। जो पहला कारक है वो है वाष्पीकरण, आप देख चुके हैं। जो दूसरा कारण है फ्रेंड्स वो है वर्षा। आप देख रहे हैं ना कि पानी, फैक्टर केंद्र में पानी है, तापमान पानी, तापमान पानी। इसके बाद जो तीसरा फैक्टर है फ्रेंड्स वो है नदियाँ। इसके बाद दोस्तों जो चौथा फैक्टर है वो है विंड्स, हवाएं। और इसका जो पांचवा फैक्टर है वो है सागरीय धाराएं। ये 5 फैक्टर हैं जो महासागरीय लवणता को प्रभावित करते हैं। और ये किस तरीके से प्रभावित करते हैं, किन किन क्षेत्रों को प्रभावित करते हैं, यह फ्रेंड्स आप देख चुके हैं।
राइट। मेरी समझ से इसे दोहराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अब अंत में हम थोड़ा सा एक सब पॉइंट कह लीजिए, एक छोटा सा ही पॉइंट है, उसे और देखना चाहेंगे ताकि थोड़ी सी और अधिक पकड़ आपकी इस टॉपिक पर हो सके। और वह है फ्रेंड्स कि ये जो लवणता है, लवणता का अक्षांशीय वितरण किस प्रकार से है। अक्षांशीय मतलब अक्षांश के आधार पर लवणता किस तरीके से पूरी की पूरी धरती पर विस्तारित है। अक्षांश रेखाएं हम लेकर के चल रहे हैं ना, 0 to 90 नॉर्थ और 0 to 90 साउथ। क्योंकि अक्षांशीय रेखा इसलिए लिया गया यहाँ कि जो वर्षा होती है, आपने देखा है, जो तापमान है, वो सब के सब ज़्यादातर अक्षांशीय रेखाओं से ही प्रभावित होते हैं। उसी के आधार पर वर्षा का भी वितरण किया जाता है कि कहाँ कितनी वर्षा होगी, फिर किस तरह की जलवायु वहाँ होगी। क्योंकि जलवायु के लिए भी जो सबसे बड़ा फैक्टर है वो वर्षा ही है, और वर्षा और तापमान और वर्षा एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो यहाँ हम कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं, इसके बाद फिर हम अक्षांश के आधार पर उन्हें क्लासिफाई कर देंगे। पहला फैक्टर ये है फ्रेंड्स कि जैसे हम कहते हैं कि विषुवत रेखा से जब हम ध्रुवों की तरफ बढ़ते हैं तो तापमान कम होता जाता है। ये हम कहते हैं ना, 0 से जब हम 90 की तरफ धीरे धीरे जाते हैं तो तापमान कम होता जाता है। ठीक यही स्थिति विषुवत रेखा के लिए भी है। सामान्यतः विषुवत रेखा से जब हम ध्रुवों की ओर जाते हैं तो जो लवणता है वो कम होती जाती है सामान्यतया। लेकिन इसका एक अपवाद है, यहाँ आपको विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। वो है कि जो उच्चतम लवणता है, जो सबसे ज़्यादा जो लवणता पाई जाती है जिस अक्षांशीय सागर में, ये उच्चतम है 20 से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश, केवल नॉर्थ लैटिट्यूड में है। ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा सबसे ज़्यादा, क्योंकि यहाँ मैंने क्या किया, विषुवत रेखा ध्रुवों की ओर सामान्यतः लवणता कम होती जाती है, तो कम होना चाहिए। लेकिन 20 से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश में सबसे अधिक लवणता मिलती है, और उसका कारण सीधी सी है, उच्च तापमान के कारण वाष्पीकरण तो है ही है, लेकिन यहाँ वर्षा कम होती है। वर्षा कम 20 से 40 में आपको बहुत ज़्यादा बारिश नहीं मिलेगी, तो वाष्पीकरण के कारण जो शुद्ध जल है वो ऊपर जा रहा है, और वर्षा कम होने के कारण उसकी पूर्ति नहीं हो पा रही है, तो उससे लवणता बढ़ जा रही है। तो यह एक फैक्टर है जो आपको याद रखना है। क्योंकि हम अक्षांश की बात कर रहे हैं मित्रों, तो आपको मालूम है कि जो 0 से 5 डिग्री साउथ और नॉर्थ, यानी कि इसे हम कहेंगे विषुवत रेखा। आप देख चुके हैं कि विषुवत रेखा पर लवणता कम है। विषुवत रेखा पर लवणता कम क्यों है, याद करने की कोशिश कीजिए। आप जान चुके हैं, क्योंकि उच्च तापमान तो होता ही है, और उच्च तापमान के कारण वर्षा बहुत ज़्यादा होती है, तो ताजे पानी की सप्लाई इसको लगातार मिलती रहती है, इसीलिए विषुवत रेखा पर लवणता कम है। राइट। जब हम ध्रुवों पर जाएंगे तो देखिए, ध्रुवों के बारे में आप जान चुके हैं, ध्रुव भी आप पढ़ चुके हैं। जब हम ध्रुव पर जाते हैं तो वहाँ लवणता कम हो जाती है, क्योंकि बर्फ़ के पिघलने से उसे फ्रेश वाटर मिलता है। तो यूँ कह लीजिए कि जिन तथ्यों की चर्चा हम इससे पहले कर चुके हैं, हम यहाँ उसमें से केवल अक्षांश वाले हिस्से को निकाल रहे हैं बस। हम उनमें सागरों पर नहीं जा रहे हैं, किसी पर्टिकुलर सागर के बारे में कि हम कैस्पियन सागर के बारे में बात कर रहे हों या अरब की खाड़ी के बारे में बात कर रहे हों। हम अभी जो लवणता का वितरण है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैलिनिटी, को केवल अक्षांशीय रेखाओं के आधार पर देखने की कोशिश कर रहे हैं। फ्रेंड्स, अब इसी को मैं अब सीधे सीधे अक्षांश के आधार पर विभाजित करता हूँ, और इसको जानना आपके लिए इंटरेस्टिंग होगा, और मुझे लगता है कि यह हो सकता है कि ज्योग्राफी के बारे में एक अलग किस्म का कॉन्फिडेंस भी दे। लवणता के आधार पर जो अक्षांशीय वितरण हम करेंगे दोस्तों, तो उसके 4 भाग बनते हैं, 4 पार्ट, और इट्स वेरी इंटरेस्टिंग टू नो। अब आप देखिए कि इसका पहला भाग क्या है, अपेक्षाकृत कम लवणता। अपेक्षाकृत कम लवणता, इसमें कौन सा क्षेत्र आएगा, विषुवत रेखीय क्षेत्र। जब हम बात करेंगे तो क्षेत्र सभी में होगा, है ना, पूरा का पूरा रीजन होगा।
विषुवत रेखीय क्षेत्र जहाँ अपेक्षाकृत कम लवणता होती है। इसके बाद हम सेकेंड में लेंगे फ्रेंड्स, अधिकतम लवणता। सबसे अधिक लवणता कहाँ होती है? इससे पहले कि मैं लिखूं, आप थोड़ा सा सोचने की कोशिश कीजिए। अगर आप सोच पाते हैं तो जो अधिकतम लवणता का क्षेत्र होगा वो होगा उष्ण कटिबंध। याद करने की कोशिश कीजिए। 20 से 40 अंश के अंतर्गत मैंने कहा था कि ये 20 से 40 अंश का जो क्षेत्र है ये अधिकतम लवणता का है, क्योंकि वाष्पीकरण अधिक होता है और पानी वर्षा कम होती है। तो यहाँ जो सागर हैं, यहाँ जो जल है कह लीजिए, उसमें अधिकतम लवणता देखने में आई है। इसके बाद जो तीसरा जो रीजन होगा फ्रेंड्स वो है कम लवणता पर। हम अब आते हैं कि कम लवणता का क्षेत्र कौन सा होगा, तो बट नेचुरल है कि शीतोष्ण कटिबंध। शीतोष्ण कटिबंध, शीत और उष्ण कटिबंध। देखिए शीतोष्ण कटिबंध में अब हो क्या रहा है, वाष्पीकरण कम हो रहा है, आर्द्रता ज़्यादा है, वाष्पीकरण कम हो रहा है। तो वाष्पीकरण कम होने के कारण बट नेचुरल है कि चूंकि जल सागर में ही रह रहा है तो वहाँ लवणता में वृद्धि नहीं होगी, लवणता वहाँ की कम रहेगी। और इसके बाद फ्रेंड्स जो चौथा है न्यूनतम लवणता। जो न्यूनतम लवणता है वो है ध्रुवी प्लस उपध्रुवी, मतलब एकदम ध्रुव के पास और ध्रुव से थोड़ा सा पहले उपध्रुवी क्षेत्र, बर्फ के पिघलने के कारण सबसे कम लवणता। अब आप देखेंगे कि हम धीरे धीरे ध्रुवों की तरफ बढ़ने लगे हैं। ये तो हम 0 की बात कर रहे हैं, आप देख रहे हैं 0 डिग्री की बात कर रहे हैं। यहाँ आकर के हम 20 से 40 की बात कर रहे हैं। शीतोष्ण कटिबंध, अब आप शीतोष्ण कटिबंध को याद करने की कोशिश कीजिए। शीतोष्ण कटिबंध में आप समझ लीजिए कि हम 25 से 66.5 तक पहुँचते हैं, तो इसके ऊपरी रेंज में हम पहुँच रहे, इस रेंज में आ गए हैं। और इसके बाद न्यूनतम लवणता ध्रुवीय उपध्रुवीय क्षेत्र में आप कह लीजिए कि हम 80 और 90 के आसपास पहुंच गए हैं। और आप देख रहे हैं कि इस बीच के हिस्से को अगर हम छोड़ दें, 20 से 40 के बीच में हमें दिखाई दे रहा है, तो आप पाएंगे कि जैसे जैसे हम 0 से शीतोष्ण कटिबंध ध्रुव की तरफ आए और फिर यहाँ से हम ध्रुव की तरफ आए, आप देख रहे हैं कि अपेक्षाकृत कम लवणता, इसके बाद फिर कम लवणता पर हम आ गए हैं और इसके बाद न्यूनतम लवणता पर आ गए हैं। तो इससे ये बात सिद्ध हो रही है कि सामान्यतया, इससे ठीक पहले वाले आप इस स्टेटमेंट को देखिए कि सामान्यतया जब हम विषुवत रेखा से ध्रुवों की तरफ जाते हैं तो लवणता कम होती जाती है। इससे यहाँ पर स्पष्ट हो जाता है। मित्रों, मेरी समझ से जो बातें बताई जानी चाहिए थी वो लगभग पूरी हो चुकी हैं। मैं अब इस टॉपिक को यहीं समाप्त करना चाहूँगा, क्योंकि जितनी भी ज़रूरी बातें इस बारे में थी वो सब आपको बताई जा चुकी हैं। अब मैं आप सबसे इजाज़त चाहूँगा। नमस्कार।